हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम न्यूमेरिकल जो हमारा पोर्शन है उसका सेकंड पार्ट करने वाले हैं एंड हमने 1 से लेकर 5 तक के न्यूमेरिकल सोल्व कर दिए हैं। आज हमारा 6 to 10 न्यूमेरिकल होने वाला है। तो 1 से 5 वाला आपने वीडियो देखा है और उसके अंदर जो भी हमने न्यूमेरिकल किए हैं उनको आपने अच्छे से समझा है और खुद भी उनको सोल्व किया। तो आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, और क्या कॉन्सेप्ट उसमें आ रहा है, कौन से फॉर्मूले उनमें लग रहे हैं, उन सब की हम स्टडी यहाँ पर करने वाले हैं। तो प्रैक्टिस कीजिए और वीडियो के साथ बने रहिए, पूरा वीडियो वॉच कीजिए, अपने नोट्स बनाइए। यही आपका कर्तव्य है और यही आपकी ड्यूटी है, ताकि आप अपने सिलेबस के फिजिक्स के कोर्स को बड़े ही अच्छी तरीके से और बड़े समझ के आप पूरा कर सकें। ओके, तो करते हैं शुरुआत। क्वेश्चन नंबर हमारा है 6th क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि व्हीट स्टोन सेतु की भुजाओं में प्रतिरोध चित्र में दर्शाए गए अनुसार लगे हुए हैं। चित्र में अक्ष का मान ज्ञात करना है और व्हीट स्टोन सेतु संतुलन अवस्था में दिया हुआ है। यानी इस प्रकार का एक आपको व्हीट स्टोन ब्रिज दिया हुआ है। व्हीट स्टोन ब्रिज इस प्रकार से दिया हुआ है। यहाँ रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ रेजिस्टेंस लगा हुआ है और यहाँ रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और एक रेजिस्टेंस आपका यहाँ पर भी लगा हुआ है। एक रेजिस्टेंस यहाँ पर भी लगा हुआ है। यहाँ पर इसके अंदर धारामापी लगा हुआ है। ये आपका A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो ये ABCD हो गया। और यहाँ पर 100 ओम का ये जो प्रतिरोध लगा हुआ है वो 100 ओम का लगा हुआ है। यहाँ पर 10 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। यहाँ पर 5 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है एंड हियर यहाँ पर 100 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। और ये अक्ष है, इस अक्ष का मान हमें ज्ञात करना है। करंट इसके अंदर से आई करंट इसमें से फ्लो हो रहा है। ओके, दिया हुआ क्या है कि व्हीट स्टोन सेतु आपको इस प्रकार से दिया हुआ है। व्हीट स्टोन सेतु संतुलन अवस्था में है और संतुलन अवस्था में है तो आपको इस अक्ष का मान ज्ञात करना है कि इस अक्ष का मान है कितना होगा। तो सबसे पहले देखिए, जो अक्ष है वो 100 ओम के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। अक्ष है वो 100 ओम के साथ क्या हुआ है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले तो इसका मान निकालें हम। तो श्रेणी इस समांतर क्रम है। ये 100 ओम के साथ क्या लगा हुआ है, समांतर क्रम, कि अक्ष 100 ओम प्रतिरोध के साथ, 100 ओम प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, इस 100 ओम के साथ इस समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। ओके, इसलिए पहले इसकी टोटल वैल्यू निकालें और इसकी टोटल वैल्यू निकालें और इसका इक्विवेलेंट हम रेजिस्टेंस माने, इसका R मान लेते हैं। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम क्या मान लेते हैं, R मान लेते हैं। तो समांतर क्रम का होगा 1/R इक्वल्स टू 1/X प्लस 1/100। और इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 100X, तो 100 प्लस X, 100 प्लस X, या R इक्वल्स टू आ जाएगा 100X अपॉन 100 प्लस X। ठीक है, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, R की वैल्यू आ गई। ये हमारे पास R की वैल्यू आ चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हटाकर, इन दोनों को हटाकर यहां पर ये वाला प्रतिरोध हमें लगा देंगे। ठीक है,
ये वाला प्रतिरोध यहाँ पर लग जाएगा। अगर इसको हम इक्विवेलेंट बनाना चाहें, छोटा सा मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूं, इस प्रकार से, तो ये लगेगा, ये जो प्रतिरोध आएगा वो आपका आएगा 100 प्लस एक्स अपॉन 100x, ठीक है। ये आपका आ गया 5 ओम, ये रेजिस्टेंस 5 ओम आ गया, ये आपका 10 ओम आ गया, ये आपका 100 ओम आ गया, ठीक है। इस प्रकार से हो गया, और ये आपका इसके अंदर जी लगा हुआ है। दूसरा ध्यान दीजिए, व्हीटस्टोन से तो संतुलन अवस्था में है, तो इसके अंदर कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। संतुलन अवस्था में इसको हम P मान लेते हैं, ये P रेजिस्टेंस है, ये आपका Q रेजिस्टेंस है, ये आपका R रेजिस्टेंस है, ये आपका S रेजिस्टेंस है। ओके, देखिए चूंकि व्हीटस्टोन सेतु संतुलन अवस्था में है, ये दिया हुआ आपको, व्हीटस्टोन सेतु संतुलन अवस्था में, ये आपको दिया हुआ है। अगर ये संतुलन अवस्था में है तो इसकी इस और इस शाखा के प्रतिरोध का अनुपात इस और इस शाखा के प्रतिरोध के अनुपात के बराबर होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S। ये हमारी कंडीशन है व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था की। अप्लाई कीजिए, P की वैल्यू कितनी है 100, P की वैल्यू 100, Q की वैल्यू कितनी है 10, 100 अपॉन 10 इक्वल्स टू R की वैल्यू, ये R आपका, R कितना है 100x अपॉन 100 प्लस x अपॉन 100x, ठीक है। अपॉन S कितना है 5 अपॉन 5, अपॉन में क्या आ रहा है 5 आ रहा है। ओके, तो यहां से देखिए आगे, इसको हम आगे सोल्व करें तो देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, इसको आप आगे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, यहां से कट जाएगा, तो ये तो इधर तो आ जाएगा 10 अपॉन 1 इक्वल्स टू, यहां पर आएगा 100 प्लस एक्स अपॉन 5, और नीचे क्या आ गया 100x, ठीक है। ये चीज हमारे पास आएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो ये आ जाएगा 50 10 to 50 इंटू 100x इक्वल्स टू 100 प्लस एक्स, 100 प्लस एक्स आ जाएगा। और कहीं कुछ हमने गलत तो नहीं किया, कुछ नहीं गलत तो नहीं किया। 100 अपॉन 10 100 प्लस एक्स अपॉन 5, आर की वैल्यू उल्ट, हाँ आर की वैल्यू यहाँ गलत लिख दी हमने, आर की वैल्यू यहाँ पर गलत लिख दी है, तो इसको ध्यान रखना, गलत ना लिखिए। तो हमारा ये आर की वैल्यू क्या थी 100 एक्स अपॉन 100 प्लस एक्स, ठीक है। अपॉन में ये 5 है, 5 एस की वैल्यू क्या 5 है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये तो जाएगा 10 अपॉन 1, ये आ जाएगा 100 एक्स अपॉन, ये हो जाएगा 5 यहां आ जाएगा, और 100 प्लस एक्स, ठीक है। इसको करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 20। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आएगा 10 100 प्लस एक्स, ठीक है। 10 100 प्लस एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया 20, इस जीरो से ये जीरो भी चला जाएगा, यानी कि 100 प्लस एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया 2, 100 प्लस एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया 2 आ गया। और यहां से इसको आप सोल्व करते हो तो एक्स इक्वल्स टू 100 माइनस 2, एक्स इक्वल्स टू 100 माइनस 2, कहीं गलत हो रहा है हमारा, कहीं कुछ गलत हो रहा है, क्या हो रहा है, ओके सर यहाँ ये 20, तो ये अक्स था, सॉरी यहाँ अक्स था, ये अक्स था, तो ये अक्स है, ये अक्स है, तो 2x तो आ जाएगा हमारे पास 100 इक्वल्स टू, ये क्या बनेगा आपका
क्या बनेगा, तो 100 इक्वल्स टू 2x माइनस एक्स, तो कितना आ जाएगा x इक्वल्स टू कितना आ गया 100 ओम। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास है 100 ओम आ गई। तो दिस इज द आंसर। तो ये इसका आंसर है। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि जो व्हीटस्टोन आप सेतु दिया हुआ है इसके अंदर ये रेजिस्टेंस इस रेजिस्टेंस के साथ समांतर क्रम में पैरेलल में है। तो पहले इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाले और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने इस फॉर्मूले की सहायता से हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। इन दोनों की जगह हम ये अप्लाई कर सकते हैं जिसकी वैल्यू 100, ये भी यहां पर भी ये मैंने उल्टा लिखा है, ये आपका था 100x और 100 प्लस x, ठीक है, ये चीज आ गई, इसका इक्विवेलेंट बना दिया। अब चूंकि व्हीटस्टोन से तो संतुलन अवस्था में दिया हुआ है, संतुलन अवस्था में बैलेंसिंग कंडीशन में है, तो बैलेंसिंग कंडीशन का फॉर्मूला P/Q इक्वल्स टू R/S का फॉर्मूला है। तो यहां से वैल्यू पुट करिए, P है, ये Q है, ये R और ये ऐसे वैल्यू पुट करो और वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू ये आएगा। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको आप सोल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ओके, तो इसको नेक्स्ट क्वेश्चन को आप ये नीचे वाला आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, शायद आपको नहीं दिखा होगा ये, ठीक। तो इसको करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको मैं लिखाऊं तो यहाँ देखिए ये आपके पास आ गया है, यहाँ पर आपके पास आएगा 100 प्लस एक्स इक्वल्स टू 2x और 100 इक्वल्स टू आएगा 2x माइनस एक्स, तो x इक्वल्स टू आएगा 100 ओम, इसका 100 ओम आ गया है। तो 100 ओम, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 100 ओम आएगी। ओके, तो इसको आप नोट कर लीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 इसको हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि 1.1 वोल्ट विद्युत वाहक बल का मानक शेल विभवमापी तार की 0.88 मीटर की लंबाई पर संतुलित होता है। एक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, 1 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर। इसका मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम बना देता हूं इस प्रकार का विभवमापी वाला, ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। ये विभवमापी है, कि अगर पिक्चर आपके माइंड में आएगी तो आपको क्वेश्चन समझने में दिक्कत नहीं होने वाली। ये A है, ये B है, ये प्राथमिक परिपथ में लगी बैटरी है, ये कुंजी है और ये धारा नियंत्र है। एक मानक सेल यहाँ पर जोड़ दिया गया है, एक मानक सेल है और फिर दिया गया कि 1 ओम के मानक प्रतिरोध। तो 1 ओम का मानक प्रतिरोध हम यहाँ पर 1 ओम का मानक प्रतिरोध है, तो यहाँ पर हम 1 ओम का मानक प्रतिरोध जोड़ेंगे। 1 ओम का यहाँ पर एमीटर लगाया हुआ था। ये डायग्राम आपको ध्यान में आ गया होगा कि डायग्राम कौन सा है। इस प्रकार से ये एक अनोदर सेल है, ये अनोदर कुंजी K2, ये अनोदर धारा नियंत्रक RS2 है। यहाँ पर 1 ओम, ये रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू क्या है 1 ओम है, ठीक है। और इसको हमने जोड़ा, इसको जोड़ा और इसको जोड़ा, इसको हमने J से जोड़ा हुआ है, ये जो कि J है, इस प्रकार से। तो अब क्वेश्चन देखिए, आपके माइंड में डायग्राम आ गया। इसमें क्या कर रहा है कि मानक सेल है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये आपका स्टैंडर्ड सेल है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 1.1 वोल्ट विद्युत वाहक बल का मानक सेल, यानी जो ES है इसकी वैल्यू है 1.1 वोल्ट, ये आपको दिया हुआ है। जो ES मानक सेल है इसका विद्युत वाहक बल है 1.1 वोल्ट। विभवमापी तार की 0.88 मीटर की लंबाई पर संतुलित होता है। यानी जब हम इसके मध्य डॉट लगा देते हैं, ये आपका हो गया X हो गया,
ये y हो गया और z। जब x और z के मध्य डॉट लगा दिया आपने, x और z के मध्य डॉट लगा दिया, तो इसकी जो संतुलन लंबाई आ रही है, ये इसकी संतुलन लंबाई आ रही है c, इसको हम कहेंगे L नॉट। जब मानक शेल को परिपथ में जोड़ा तो संतुलन लंबाई L नॉट आई, और इस L नॉट की जो वैल्यू दे रखी है वो L नॉट की जो वैल्यू दे रखी है 0.88 मीटर, 0.88 मीटर है। कि जब मानक शेल को हमने परिपथ से कनेक्ट किया और धारामापी की सहायता से विक्षेप 0 देखा, तो संतुलन लंबाई हमें L नॉट प्राप्त हुई। L नॉट कितना था? 0.88 मीटर था। आगे कह रहा है कि 1 ओम प्रतिरोध की शिरों का विभवांतर विभावी के तार की 0.82 मीटर लंबाई पर संतुलित होता है। ठीक है, यहां तक। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, ध्यान दीजिए, क्योंकि ईएस का मुख्य कार्य है सेल की इसकी विभवापी तार की विभव प्रवणता ज्ञात करना। तो यहां से हमारे पास के विभव प्रवणता हम ज्ञात करेंगे, तो हम जानते हैं ईएस बराबर क्या आएगा? x इंटू एल नॉट, या x इक्वल्स टू आएगा ES अपॉन एल नॉट। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, विभव प्रवणता की वैल्यू हमारे पास है, ये चीज आ गई है। ठीक है, अब सेकंड क्या कह रहा है कि अगर इसको हटाकर, इसमें से डॉट हटाकर हमने किसमें लगा दिया? इस और इसके मध्य लगा दिया, इस और इसके मध्य लगा दिया, तो हमारे पास जो संतुलन लंबाई प्राप्त हो रही है, संतुलन लंबाई प्राप्त होगी, तो इस अवस्था में यह यहां से आ जाएगा, ये आपका सी डैश हो जाएगा, और यहां से यहां तक की क्या हो जाएगी? L1 हो जाएगी। अब ये सेल आपका परिपथ में जुड़ गया है, ये सेल आपका परिपथ में जुड़ गया है। तो मानक 1 ओम क्या लिख रहा है कि विभवापी तार की शिरों के विभवांतर विभवापी के तार की 0.2 लंबाई पर संतुलित होता है, यानी L1 इक्वल्स टू आएगा 0.2 मीटर। तो विभवमापी सिद्धांत से 1 ओम के शिरों पर विभवांतर, शिरों पर 1 ओम के शिरों, विभवापी सिद्धांत से 1 ओम के शिरों पर विभवांतर, यानी इसके शिरों पर जो विभवांतर आएगा उसको हम वी डैश कहें। तो वी डैश इक्वल्स टू x इंटू L1, या वी डैश बराबर x की वैल्यू यहां से रखें, x की वैल्यू है ES अपॉन L नॉट इंटू L1, ये वी डैश की वैल्यू है ES अपॉन L नॉट इंटू L1। तो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि परिपथ के श्रेणी क्रम में जुड़े एमीटर का पाठांक, यहां पर एमीटर का पाठांक देखिए, एमीटर का पाठांक क्या है? I, यानी एमीटर का पाठांक I, एमीटर क्या पाठांक पड़ेगा? ये I पाठांक पड़ेगा। तो एमीटर क्या पाठांक पड़ रहा है? 0.20 मीटर, 0.20 एम्पियर, 0.20 एम्पियर ये एमीटर पाठांक पड़ रहा है, ये विभवापी पाठांक पड़ रहा है। तो एमीटर के पाठांक में त्रुटि ज्ञात करो, एमीटर के पाठांक में त्रुटि आपको ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है? डेल आई कितना होगा? अब चूंकि वीडेस है, 1 ओम के मानक शिरों पर जो विभवांतर होगा, 1 ओम के मानक शिरों पर विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के बराबर होता है। क्योंकि 1 ओम के शिरों पर विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के बराबर होता है। ये आ गया वी डैश, यानी कि आई डैश बराबर वी डैश, और वी डैश बराबर ES की वैल्यू कितनी है? 1.1। L नॉट की वैल्यू कितनी है? 0.88 इंटू L1 की वैल्यू कितनी है? 0.20। ठीक है, तो यहां पर जो आई डैश की वैल्यू आएगी, आई डैश इस विभवमापी द्वारा मापा गया मान, आई डैश यानी वी डैश है, और इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आई, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 0.25 एम्पियर। आई डैश की वैल्यू 0.25 एम्पियर आ गया, आई की वैल्यू 0.2 एम्पियर है, तो एमीटर के पाठांक में त्रुटि कितनी होगी? अतः एमीटर के पाठांक में त्रुटि, यानी डेल आई बराबर क्या आएगा? आई माइनस आई डैश,
डेल आई बराबर क्या आएगा, आई माइनस है आई डैश। देखिए आई कितना था 0.20 माइनस ये क्या था आई था 0.20, आई डैश कितना था 0.25, तो कितना आ गया माइनस का 0.05 एम्पियर। दिस इज द आंसर। तो ये आपका आंसर आएगा माइनस 0.05 एम्पियर। ये एमीटर के पाठांक में त्रुटि आई है। ओके, तो इसको आप नोट कीजिए। तो ये एक अच्छा सा शानदार क्वेश्चन था जो हमने एमीटर का कैलिब्रेशन जो पढ़ा है उसके बेस पर किया है। सबसे पहले ईएस मानक सेल की सहायता से आप विभव प्रवणता ज्ञात करेंगे। फिर जैसे डॉट इसमें लगाई तो मानक सेल के सिरों पर जो विभवांतर आएगा उसके लिए संतुलन लंबाई L1 आती है। तो इसके सिरों पर विभवांतर x इंटू L1 आएगा। तो V डैश बराबर ये होगा, ये V डैश I डैश के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि 1 ओम के सिरों पर जो विभवांतर है उसमें प्रवाहित धारा के बराबर होता है, इसलिए V डैश किसके बराबर हो गया I डैश। तो यहां से हमारे पास I डैश की वैल्यू आ गई। एमीटर ने पाठांक पढ़ा है 0.20 एम्पियर। त्रुटि निकालेंगे तो I माइनस आई डैश का हमारे पास फॉर्मूला है, इसमें अप्लाई किया हमारा रिजल्ट आ गया है। तो बहुत शानदार और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप समझिए, इसको नोट कीजिए। इसके पश्चात हम नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं आपसे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आपके पास डायग्राम की पिक्चर क्लिक होगी आपके माइंड में तो आपको पता चल जाएगा कि कहां क्या क्या आपको समझना है, क्या क्या आपको करना है, और डायग्राम से आप हर चीज को इजी वे में समझ पाएंगे। तो क्वेश्चन पढ़िए और उसके अकॉर्डिंग डायग्राम को बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8, 7 हो गए। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन का है कि विमापी के एक प्रयोग में 1.25 वोल्ट विद्युत वाहक बल की एक सेल के लिए संतुलन लंबाई, यानी एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल E1, एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल है 1.25 वोल्ट के लिए संतुलन लंबाई, इसके लिए संतुलन लंबाई L1 कितनी आ रही है 0.25 मीटर, 4.25 मीटर। E1 सेल है उसके लिए संतुलन लंबाई यह प्राप्त हो रही है। एक अन्य सेल के लिए दूसरा सेल है E2 है। E2 सेल के लिए संतुलन लंबाई हमारे पास है, संतुलन लंबाई 6.80 मीटर, 6.80 मीटर प्राप्त होती है। दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल, यानी ये हमें ज्ञात करना है, दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात करना है विभवमापी की सहायता से। अब आपके समझ में आना चाहिए आपको डायग्राम, ये विभवमापी की सहायता से दो प्राथमिक सेलों की तुलना, विभवमापी की सहायता से दो प्राथमिक सेलों की तुलना का डायग्राम आपके माइंड में सेटअप हो जाना चाहिए। ये आपका J है, ये आपका E1 है, ठीक है, ये आपका E2 सेल है, ये X है, ये Y और ये Z मार्गितम की। तो अब हमने क्या किया, शुरुआत में हमने क्या किया, सर्वप्रथम ये डायग्राम आपके माइंड में आ जाना चाहिए। दो प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना का ये डायग्राम है। इसमें क्या कह रहा है कि जब आपने X और Z के मध्य डॉट लगा दिया तो सेल E1 है वो परिपथ से जुड़ गया और इसके लिए संतुलन लंबाई यहाँ पर L1 प्राप्त होगी। तो सेल E1 जिसका विद्युत वाहक बल दिया हुआ उसके लिए संतुलन लंबाई L1 हमें दी हुई है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से डॉट हटाकर, इसमें से डॉट कोई परिवर्तन नहीं करना, सिर्फ डॉट को यहां से हटाया और डॉट को Z और Y के मध्य लगा दिया। जैसे Z और Y के मध्य लगाएंगे E2 सेल परिपथ से जुड़ जाएगा, E1 परिपथ से हट जाएगा। अब जो कि J की सहायता से इस G में जीरो विक्षेप की स्थिति नोट करेंगे और जिस बिंदु पर आएगा उसको पॉइंट ए से हम नोट कर लेंगे। ये पॉइंट ए है डिस्टेंस, वो आपकी L2 हो जाएगी। तो यहां से यहां तक के मध्य का जो विभवांतर ड्रॉप हुआ वही सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। और यहां से हमारे पास जो सूत्र प्राप्त हो रहा है दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना वाला, इस डायग्राम की सहायता से, वो क्या था, E1/E2 इक्वल्स टू
L1 अपॉन L2। E2 का मान ज्ञात करना, या मैं लिख दूं E2 अपॉन E1 इक्वल टू L2 अपॉन L1। यहां से E2 की वैल्यू निकालनी है, तो E2 इक्वल टू L2 अपॉन L1 इंटू E1। वैल्यू पुट करो L2 की 6.80 अपॉन 4.25 इंटू 1.25। तो यहां से आपके पास जो E2 का जो मान आएगा वो 1 पॉइंट समथिंग, और कितना आएगा E2 का जो मान आएगा लगभग 2 वोल्ट आ रही है। 2 वोल्ट चेक कर लेना, दिस इज आंसर 2 वोल्ट आ रहा है। तो बड़ा सिंपल सा था कि दो प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करनी है। उसके लिए डायग्राम आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए, और इस डायग्राम से हमने दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करी। उसका फॉर्मूला आया था E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू L1 अपॉन L2। वैल्यू पुट की, हमारे पास रिजल्ट आया। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको आप नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट पर हम बढ़ते हैं। तो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उस पर हम चलते हैं। इसको आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 कह रहा है कि 10 मीटर लंबे विभवापी के तार का प्रतिरोध। तो इसका हम डायग्राम बना लेते हैं, क्योंकि बिना डायग्राम हम अच्छा सा नहीं कर पाएंगे। विभवमापी प्राथमिक परिपथ सबके लिए एक समान होता है, चाहे हम कुछ भी ज्ञात करें। ये इसका प्राथमिक परिपथ है। ये विभवमापी का तार ए बी है, इसकी प्राथमिक परिपथ में लगी बैटरी है, ये कुंजी है, और इसका धारा नियंत्रक है। अब क्या कह रहा है कि विभवमापी 10 मीटर लंबा है। इसकी जो लेंथ है L बराबर कितनी है 10 मीटर। वो हमें पता है विभवमापी के तार की लंबाई 10 मीटर होती है। कि तार का प्रतिरोध, विभवमापी के तार का प्रतिरोध 1 ओम पर मीटर है। 1 ओम पर मीटर। इसका मतलब अगर मैं इसकी बात करता हूं रो, 1 ओम पर मीटर। एक रो क्या है, एकांक लंबाई का प्रतिरोध। रो क्या, एकांक लंबाई का प्रतिरोध 1 ओम पर मीटर है। तो जो L लंबाई उसका प्रतिरोध R है, तो कितना आ जाएगा, R बराबर क्या आएगा, रो इंटू L। तो कितना आ जाएगा 10 ओम। रो इंटू L होगा। एकांक लंबाई का रो है, तो L लंबाई का रो इंटू L इक्वल्स टू 10 मीटर हो गया। आगे इसके श्रेणी क्रम में 2.2 वोल्ट व नगण्य आंतरिक प्रतिरोधों का संचायक सेल श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। इसकी वैल्यू जो दे रखी है वो 2.2 वोल्ट, यानी आपको ईपी दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 2.2 वोल्ट। संचायक सेल जो लगा हुआ है, बैटरी उसका विद्युत वाहक बल 2.2 वोल्ट, आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, एक उच्च प्रतिरोध जोड़े गए। एक संचायक सेल, एक उच्च प्रतिरोध। तो ये उच्च प्रतिरोध, ये इसको डायरेक्ट इसको ऐसे भी कह दिया है RS मान लें, या इसको हम ये R डैश कर देता हूं, इसको R डैश, एक उच्च प्रतिरोध है। विभवमापी के तार पर 2.2 मिली वोल्ट पर मीटर विभव प्रवणता ज्ञात करने के लिए, मिली वोल्ट है, मिली वोल्ट, यानी विभव प्रवणता दे रखी है X इक्वल्स टू 2.2 मिली वोल्ट पर मीटर। ये दिया हुआ 2.2 मिली वोल्ट पर मीटर। विभव प्रवणता ज्ञात करने के लिए उच्च प्रतिरोध का मान कितना लेना पड़ेगा। तो हमें क्या याद करना, R डैश। R डैश कितना, ये हमें नहीं, यानी कि इस R डैश की वैल्यू क्या हो, इस R डैश की वैल्यू क्या हो, इस ताकि इसकी जो विभव प्रवणता है वो हमें कितनी मिले, 2.2 मिली वोल्ट पर मीटर। हमें इसकी विभव प्रवणता हमें मिल जाए। तो ये हमें इसमें फाइंड आउट करना है। तो आपकी समझ में आना चाहिए R डैश की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले देखिए इसमें प्रवाहित धारा, प्रवाहित
धारा निकालना, और धारा बराबर आई बराबर क्या आता है, कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल अपॉन कुल प्रतिरोध, यह आएगा। तो आई बराबर कुल विद्युत वाहक बल कितना है, इसका विद्युत वाहक बल कितना है 2.2 वोल्ट, 2.2 वोल्ट। कुल प्रतिरोध आर प्लस आर डैश, तो आई बराबर आ गया 2.2, आर आपका कितना है, आर है 10 प्लस आर डैश हमें पता नहीं, आर डैश हमें पता लगाना है। अब इसकी विभव प्रवणता, विभव प्रवणता कितनी दी है, विभव प्रवणता एक्स बराबर क्या होता है, आई इंटू रो, विभव प्रवणता एक्स बराबर आई इंटू रो होता है, विभव प्रवणता एक्स बराबर आई इंटू रो होता है। तो देखिए आई हमारे पास ये है, रो हमारे पास ये यहां पर दिया हुआ है, तो एक्स इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ जाएगा, एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा 2.2 अपॉन 10 प्लस आर डैश इंटू 1, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है। तो आगे हमें जो निकालना है, इसकी वैल्यू आपको गिवन है, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है 2.2 मिलीवोल्ट पर मीटर। इसको इसके साथ में रखिए, इसकी जगह रखिए, ये आ जाएगा 2.2 मिली है, मिली को आप कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर माइनस 3 वोल्ट पर मीटर आ जाएगा। तो 2.2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 वोल्ट पर मीटर इक्वल्स टू 2.2 10 प्लस आर डैश, ये 1 है तो हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, या 2.2 से 2.2 आपका कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 10 की पावर माइनस 3 इक्वल्स टू 1 अपॉन, इसको सोल्व करेंगे तो 10 की पावर माइनस 3 इक्वल्स टू आ गया 1 अपॉन 10 प्लस आर डैश, या 1 अपॉन 10 की पावर 3 कर दो, 1 अपॉन 10 की पावर 3 इक्वल्स टू 1 अपॉन 10 प्लस आर डैश, यहां से निकालो 10 प्लस आर डैश इक्वल्स टू कितना आएगा 1000, या आर डैश इक्वल्स टू कितना आएगा 1000 माइनस 10 इक्वल्स टू 990 ओम, 990 ओम। दिस इज द आंसर, ये इसका आंसर होगा। ओके, तो वेरी सिंपल था, इस डायग्राम से हमने सोचा समझा कि इसकी लंबाई 10 मीटर है, पर लंबाई का प्रतिरोध 1 ओम है, तो 10 लंबाई का प्रतिरोध 10 ओम हो जाएगा। इसकी जो बैटरी लगी उसका विद्युत वाहक 2.2 वोल्ट है, इसके श्रेणी क्रम में कुछ प्रतिरोध आर डैश जुड़ा हुआ है। हमें पता लगाना है कि इस आर डैश का क्या मान हो कि इस विभव की तार पर विभव प्रवणता 2.2 मिलीवोल्ट पर मीटर आ जाएगी। तो इस सबसे पहले हमें इसमें प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करनी है, इसमें धारा का मान कितना आएगा, धारा बराबर कुल विद्युत वाहक बटा कुल प्रतिरोध होता है। तो यहां से हमारे पास धारा का मान आ गया, ये धारा का मान है एम्पियर में। विभव प्रवणता हम जानते हैं एक्स इक्वल टू होता है आई इंटू, ये रो है, रो का मतलब एकांक लंबाई का प्रतिरोध, एकांक लंबाई का प्रतिरोध, इसकी वैल्यू कितनी है 1 है। तो यहां से अक्स की वैल्यू थी, ये गिवन थी, ये अक्स की वैल्यू, इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 2.2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 वोल्ट पर मीटर। मिली है, मिली को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, इसको आप नोट कीजिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10, इसको देखते हैं, इसको पढ़ते हैं कि विमापी प्रयोग में E1 व E2 विद्युत वाहक बल, इसमें दिया 2 है, E1 व E2, और दिया हुआ है क्या कि E1 ग्रेटर देन E2 है, E1 ग्रेटर देन E2 है। को दो सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर संतुलन लंबाई 60 सेंटीमीटर प्राप्त होती है। दो सेलों को श्रेणी क्रम में, यानी 2 सेल है, इस श्रेणी क्रम में आप जोड़ रहे हैं, ये श्रेणी क्रम हो गया, ये E1 और ये E2 है, श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर संतुलन लंबाई आपको कितनी प्राप्त हो रही है
60 सेंटीमीटर, यानी कि L1 इक्वल्स टू है 60 सेंटीमीटर। L1 इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर। कब? जब आपने इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा, इस क्रम में आपने इनको जोड़ दिया, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर L1 कितना आ गया? 60 सेंटीमीटर। कब आया? ये तब आया, इस श्रेणी क्रम का मतलब होगा कुल विद्युत वाहक आएगा E1 प्लस E2। E1 प्लस E2 दोनों को श्रेणी क्रम में सीधा है, जोड़ देंगे तो आपके पास आएगा L1 इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? दूसरा कह रहा है कि यदि कम वोल्टता के सेल के टर्मिनलों को उल्टा कर दिया जाए, अगर उल्टा कर दिया जाए, ये देखिए उल्टा कर दिया, ये E1 और ये E2 है, यहां पर तो जो कुल विद्युत वाहक आएगा वो E1 प्लस E2 आएगा इस स्थिति में, लेकिन यहां पर जो आएगा वो E1 माइनस E2 आएगा, क्योंकि उल्टा कर दिया, ये माइनस माइनस हो गया है। उल्टा करते ही ये इनका आपा टोटल विद्युत वाहक आएगा वो इनके अंतर के बराबर आएगा, यहाँ टोटल विद्युत वाहक आएगा इनके योग के बराबर आएगा। तो सेकंड केस में E1 माइनस E2 तो L2, तो L2 कितनी आ रही है आपकी? 20 सेंटीमीटर है, तो 20 सेंटीमीटर प्राप्त होती है। तो सेलों की विद्युत वाहक बल का अनुपात ज्ञात करना, ये फर्स्ट इक्वेशन मानते, ये सेकंड इक्वेशन। ओके, थोड़ा सा इसमें चेंज करना है हमको, क्योंकि E1 प्लस E2 तो L1 60 सेंटीमीटर, E1 प्लस E2 तो L1 कितना हो गया? 60 सेंटीमीटर। तो विभवमापी का सिद्धांत क्या कहता है? यानी कि जब दोनों को ऐसे जोड़ा है, दोनों को ऐसे इसके साथ जोड़ा गया है विभवमापी के साथ, और वहां पर हम संतुलन लंबाई याद करते हैं, इस कंडीशन में हम संतुलन लंबाई याद करते हैं तो हमारे पास 60 सेंटीमीटर आएगी। तो विभवमापी का सिद्धांत कहता है कि इसका जो विद्युत वाहक बल होगा E1 प्लस E2 इक्वल्स टू आएगा x L1। ठीक है, x L1, ये आपका इक्वेशन नंबर। E1 प्लस E2 इक्वल्स टू x इंटू L1, और L1 कितना है? 60। तो था E1 माइनस E2 तो L1 L2, तो L2 कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर। ऐसा कर दिया, ये कंडीशन कर दी, ये आपकी फर्स्ट कंडीशन है, ये आपकी सेकंड कंडीशन है। उल्टा जोड़ दिया तो टोटल विद्युत वाहक बल अंतर के बराबर आएगा। इस अवस्था में संतुलन लंबाई 20 सेंटीमीटर प्राप्त हो रही है। तो विभवमापी के सिद्धांत से E1 माइनस E2 इक्वल्स टू कितना आएगा? x इंटू L2, ये आपका समीकरण 2। आपको क्या करना है? इनकी तुलना करनी है, यानी अनुपात E1 अपॉन E2 क्या, ये आपको ज्ञात करना है। तो ये इक्वेशन आ गया आपके पास एक, दूसरा ये इक्वेशन आ गया, दोनों को भाग लगा दीजिए। अब हम क्या करें? E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2, तो E1 प्लस E2 x L1 अपॉन x L2, तो x से x कट गया, यानी L1 अपॉन L2 आ गया। L1 अपॉन L2, देखिए क्या आएगा? E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2। L1 की वैल्यू कितनी है? 60, L2 की वैल्यू कितनी है? 20, कट गया। यहां पर कितना आएगा? 3/1, 3/1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या आएगा? E1 प्लस E2, E1 प्लस E2, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3E1 माइनस 3E2, 3E1 माइनस 3E2। E1 को एक तरफ कर लो और E2 को एक तरफ कर लो तो हमारे पास क्या आएगा? ये E1 है, तो E2 प्लस 3E2 इक्वल्स टू 3E1 माइनस E1, तो ये तो जाएगा 4। आगे देखिए यहां पर ये क्या हो जाएगा? 4E2 इक्वल्स टू 2E1, 2E1 हो गया, या E2 अपॉन E1 इक्वल्स टू आएगा 2/4, तो E2 अपॉन E1 इक्वल्स टू आएगा 1/। तो ये रेशियो आया हमारे पास ये रेशियो आएगा कि E1 अपॉन ये E2 अपॉन E1 1/2 आ गया, या E1 अपॉन E2 निकाल लो, या E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू 2/1। तो दिस इज द फाइनल आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप करेंगे।
जब दोनों सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, तो ये श्रेणी क्रम होगा। और इस अवस्था में टोटल विद्युत वाहक बल दोनों का योग होता है। तो इस अवस्था में संतुलन लंबाई जो मिल रही है वो हमें 60 सेंटीमीटर पर मिल रही है। तो विभवापी का सिद्धांत कहता है का जो विद्युत वाहक बल होगा वो X × L1 के बराबर हो गया। सेकेंड कंडीशन में क्या कर रहा है कि जब इनकी ध्रुवता को उल्टा कर दिया जाए, जैसे ये था इसको उल्टा कर दी, इसका नेगेटिव इसके नेगेटिव से जुड़ गया, तो क्या होगा, कुल विद्युत वाहक बल दोनों का अंतर आएगा। कुल विद्युत वाहक बल दोनों का अंतर के रूप में आएगा, और अंतर के रूप में आएगा, कुल विद्युत वाहक बल दोनों का अंतर आएगा। उस अवस्था में संतुलन लंबाई हमें 20 सेंटीमीटर मिल रही है। तो विभवापी का सिद्धांत कह रहा है कुल विद्युत वाहक बल X × L2 के बराबर आएगा। दोनों की तुलना करनी है, तो इसमें इसका हमने भाग लगा दिया और इस कैलकुलेशन को किया, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा E1/E2 = 2/1 हमें प्राप्त हो रहा है। ओके, तो इसको आप नोट कीजिए। तो हमने जो न्यूमेरिकल थे आपकी, वो सारे न्यूमेरिकल हमने कर लिए हैं। आप सभी न्यूमेरिकलों को अच्छे से एक बार फिर वाच कीजिए और समझिए कि हमने क्या क्या इसके अंदर पढ़ा, क्या क्या हमने समझा है, तो वो आपको अच्छी समझ में आना चाहिए। कुछ और क्वेश्चन हम करते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, जिससे हमें पता लगे कि क्या हमारा रिजल्ट आने वाला है। ओके, इसको हम नोट करें। देखिए, अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन में देख रहा हूं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, उसमें दिया हुआ है कि किरचॉफ के संधि नियम का गणितीय रूप लिखिए। अति लघुत्रात्मक प्रश्न। फर्स्ट है किरचॉफ के संधि नियम, किरचॉफ का संधि नियम। और संधि नियम हमने क्या पढ़ा, किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, यानी सिग्मा = क्या होता है, 0। किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। संधि की तरफ जाने वाली धाराओं को हम धनात्मक लेते हैं और संधि से बाहर जाने वाली धाराओं को हम ऋणात्मक लेते हैं, यानी कि I1 + I2 - I3 - I4 = 0 होता है। संधि की तरफ जाने वाली धारा धनात्मक और संधि से बाहर जाने वाली धारा ऋणात्मक, टोटल योग क्या आएगा, 0 आएगा। यह हम कहते हैं I1 + I2 = I3 + I4। यहां सिग्मा I आने वाली धारा और सिग्मा I जाने वाली, तो आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। ये किरचॉफ का संधि नियम है। और एक किस राशि के संरक्षण पर आधारित है, आवेश। इसके अंदर क्या संरक्षित रहता है, आवेश। पर सेकेंड जितना आवेश इंटर करेगा उतना ही उस पृष्ठ से, उस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से पर सेकेंड आवेश बाहर जाएगा। तो टोटल आवेश जितना आया उतना ही बाहर गया। तो आवेश इसमें कंजर्व राशि है, आवेश संरक्षित रहता है। ओके, ये था किरचॉफ का वोल्टा नियम। सेकंड किरचॉफ का वोल्टा नियम, टोटल विद्युत वाहक बल, टोटल वोल्टाओं का, ये लूप नियम है। किरचॉफ का सेकंड नियम है वो वोल्टाओं का नियम या लूप का नियम कहलाता है। और इसके अंदर क्या होता है कि किसी बंद लूप के अंदर, हम कोई निश्चित लूप बनाएंगे, किसी बंद लूप के अंदर निश्चित दिशा में चलते हुए धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस लूप के अंदर विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। या वोल्टाओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। वोल्टाओं के बीजगणितीय योग 0 होते हैं। और ये किस राशि के संरक्षण पर आधारित है, ऊर्जा। इसके ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण पर, किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है। ये ध्यान रखना है, ये आवेश पर आधारित है। तो ये किस पर, ऊर्जा संरक्षण पर। आवेश और ऊर्जा दोनों ही कंजर्व्ड क्वांटिटी हैं, तो ये दोनों है। ये आवेश पर है तो ये ऊर्जा पर आधारित होगा, ये आपको आना चाहिए।
व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था के लिए प्रतिबंध लिखिए। व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था का प्रतिबंध क्या होगा कि पी और क्यू शाखाओं के प्रतिरोध का अनुपात आर और एस के बराबर होगा। तो इसका तीसरा था कि पी अपॉन क्यू इक्वल्स टू आर अपॉन एस। पी अपॉन क्यू इक्वल्स टू क्या आएगा, आर अपॉन एस होगा। ये इसकी बैलेंसिंग कंडीशन की शर्त है। और मीटर सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? मीटर सेतु है वो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है कि मीटर सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो मीटर सेतु है ये व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। वैसे लेसन पढ़ा है तो ये जिसे आपके समझ में आ जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। एक है क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 5, विभव मापी की विभव प्रवणता ताप पर क्यों निर्भर करती है? ताप पर क्यों निर्भर करती है? विभव प्रवणता ताप पर निर्भर क्यों करती है? विभव प्रवणता ताप पर निर्भर क्यों करती है? क्योंकि हमने पढ़ा विभव प्रवणता का सूत्र x इक्वल्स टू क्या है, I इंटू रो, या I रो बराबर होता है R अपॉन एल। अब ध्यान दीजिए, टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हमें पता है रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा, ताप बढ़ता है तो प्रतिरोध बढ़ता है, और प्रतिरोध बढ़ेगा तो अक्ष भी बढ़ेगा, इन अक्ष वेरी करेगा। तो विभव मापी की विभव प्रवणता ताप पर निर्भर करती है, क्योंकि ताप बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है और प्रतिरोध के कारण से विभव प्रवणता परिवर्तित हो जाती है, बदल जाती है। इसके कारण से क्वेश्चन अगला दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि विभव मापी, ये अच्छा क्वेश्चन है, विभव मापी के प्राथमिक परिपथ में प्रयुक्त सेल का विद्युत वाहक बल द्वितीयक परिपथ में प्रयुक्त अज्ञात सेल की विद्युत वाहक बल से क्या होगा, कम होगा तो क्या होगा। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपका ये विभव मापी था, ये द्वितीयक परिपथ में ये E है और ये प्लस माइनस, और ये EP है, ये K है और ये RH है। अब ध्यान दीजिए, हमने विभव मापी का सिद्धांत पढ़ा, ये कह रहा है कि अगर EP लेस देन E हो, इन विभव मापी के प्राथमिक परिपथ में जो बैटरी लगी इसका विद्युत वाहक बल इससे कम हो जाए, इसका विद्युत वाहक बल इससे कम हो जाए तो क्या होगा। तो इस अवस्था में हमें विभव मापी तार पर संतुलन लंबाई प्राप्त नहीं होगी। क्या हुआ, इस अवस्था अगर इसका विद्युत वाहक बल इससे कम हो जाएगा तो जो विभव मापी तार AB है इसके ऊपर हमें कोई संतुलन लंबाई प्राप्त नहीं होगी। संतुलन लंबाई क्या है कि अगर हमने इस जो कि J को तार के बिंदु A पर टच करवाया, तार के बिंदु A पर टच कराया, विक्षेप यहां पर आया, B पर टच कराया, विक्षेप यहां पर आया, तो इसका अर्थ हुआ कि AB के मध्य एक बिंदु C ऐसा मिलेगा जहां पर हमें विक्षेप नहीं मिलेगा, यानी धारामापी की सुई 0 पर रहेगी, विक्षेप 0 पर आएगा, वो इसकी संतुलन लंबाई कहलाती है। और ये किस कारण से होता है, क्योंकि विभव मापी के प्राथमिक परिपथ में जो बैटरी लगी हुई है उसका विद्युत वाहक बल तार AB पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। अब यदि इसका विद्युत वाहक बल इससे कम हो गया, इसका विद्युत वाहक बल इससे कम हो गया तो हमें इस तार पर हमें संतुलन लंबाई प्राप्त नहीं होगी।
इसके ऊपर संतुलन लंबाई हमें प्राप्त नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अगर तार, इसका संतुलन लंबाई का मतलब है कि अगर AC के मध्य जो विभवांतर ड्रॉप हुआ वो विभवांतर इसका होगा, AC के मध्य जो विभवांतर ड्रॉप होगा वो इसके विद्युत वाहक बल के बराबर होगा, इसके विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। इससे हम इधर लेंगे, इस जॉकी को हमने यहां टच करवाया, इस जॉकी को हमने क्या कर दिया, यहां टच करवा दिया। ये C था, ये C' था, तो यहां पर टच कराया तो इसका अर्थ हुआ कि इस दो इनके मध्य जो विभवांतर ड्रॉप हुआ A और C' के मध्य, A C' के मध्य जो विभवांतर ड्रॉप हुआ वो किससे कम है, इस E से कम है। E से क्या होगा, कम होगा। इसका विक्षेप इधर आया, यहां पर हमने इसको टच कराया, C" पर टच कराया, AC" पर हमने टच करवाया, तो इसका अर्थ हुआ कि यहां पर जो विद्युत वाहक बल AC" का विद्युत वाहक बल है वो E से क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, ग्रेटर देन होगा। समझ में आ रहा है? तो करंट यूज आता हुआ, इस अवस्था में करंट यूज आएगा, यूज आएगा। और हमने C पर टच करवाया तो A और C के मध्य जो विद्युत वाहक बल होगा वो इसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया। अब यदि ध्यान रखिए कि अगर इसका विद्युत वाहक बल कम हो गया, इसका विद्युत वाहक बल कम हो गया, तो जहां पर भी आप टच करवाएंगे इसका विद्युत वाहक बल इससे कम हो गया, तो इस जॉकी को जहां पर भी तार पर टच करवाएंगे उन दो के मध्य विद्युत वाहक बल सदैव इससे कम आएगा, सदैव इससे कम आएगा। तो विक्षेप हमेशा एक तरफ ही रहेगा, विक्षेप हमेशा एक तरफ ही रहेगा, आपको संतुलन लंबाई प्राप्त नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसके मध्य जो विभवांतर, इसका विभवांतर जो ड्रॉप हो रहा है वो एक पॉइंट पर इसके विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाएगा, जबकि इसका विद्युत वाहक बल तो इससे कम है, इसका विद्युत वाहक बल इससे कम है। तो ऐसा तो संभव हो ही नहीं सकता कि इन दो के मध्य हम कराएं इससे अधिक आ जाए, यानी विक्षेप कभी नहीं आएगा। तो जरूरी है कि प्राथमिक परिपथ में जो बैटरी लगे उसका विद्युत वाहक बल सदैव इससे क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, तभी ये आएगा। अदरवाइज आप कहीं पर भी टच करवाओ, कहीं पर भी टच करवाओ, AC' पर टच कराएंगे तो भी ग्रेटर देन, ये लेस देन आएगा, इस पर टच कराएंगे तो भी लेस देन आएगा, इस पर टच कराएंगे तो भी लेस देन आएगा, क्योंकि इसका मान है वो इससे तो कम हो गया, इसी से तो कम है, क्योंकि EP है वो E से कम हो गया, इसलिए प्रत्येक पॉइंट पर विक्षेप आपको एक ही तरफ मिल रहा है, प्रत्येक पॉइंट पर विक्षेप आपको एक तरफ मिल रहा है, दूसरी तरफ नहीं मिल रहा। तो ये हमें ध्यान रखना है कि प्राथमिक परिपथ में लगी बैटरी का विद्युत वाहक बल सदैव इससे अधिक होना चाहिए, क्योंकि इसका विद्युत वाहक बल इस तार AB पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, और उसके कारण से A से C के मध्य में जो विभवांतर ड्रॉप होगा वो इसके विद्युत वाहक बल के बराबर होगा, तभी विक्षेप 0 आएगा, अदरवाइज नहीं। ये कम हो गया इससे तो आ ही नहीं सकता, तो इसको आप ध्यान रखें। विभवापी तार की परिभाषा लिखो, नहीं, विभव प्रवणता की परिभाषा अक्ष बराबर आता E/L, अक्ष बराबर EP/L, ये इसकी तार की लंबाई है। विभवापी तार की एकांक लंबाई पर, विभवापी तार की एकांक लंबाई पर विभव पतन क्या कहलाता है, विभव प्रवणता कहलाता है। ओके, इसको हम दूसरा है कि विभवापी का जो तार, ये भी ध्यान रखना है कि विभवापी का ये जो तार है इसकी अनुप्रस्थ यानी इसकी मोटाई सब जगह एक समान होती है, इसकी मोटाई सब जगह एक समान है, अनुप्रस्थ काट इसका एक समान है, इसकी मोटाई हर पॉइंट पर एक समान है, क्योंकि अगर मोटाई एक समान नहीं होगा तो प्रतिरोध बदल जाएगा, प्रतिरोध बदल जाएगा, यहाँ की प्रतिरोध अलग होगा, यहाँ के लिए अलग होगा, यहाँ के लिए अलग होगा, इसके कारण से विभव प्रवणता भी बदल जाएगी। तो विभव मापी तार की मोटाई एक समान इसलिए रखी जाती है ताकि इसका प्रतिरोध नहीं बदले, प्रवणता का मान एक समान रहे, ताकि इसकी विभव प्रवणता कांस्टेंट हमें प्राप्त हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विभवापी में मानकीकरण के लिए डेनियल सेल के अतिरिक्त कौन सा है? विभवापी का मानकीकरण करते हैं, मानकीकरण, मानकीकरण का मतलब विभव प्रवणता ज्ञात करने की प्रक्रिया। विभवापी द्वारा विभव प्रवणता ज्ञात करने की प्रक्रिया विभवापी का मानकीकरण कहलाता है। और मानकीकरण के लिए हम यहाँ पर एक मानक सेल काम में लेते हैं, और मानक सेल के लिए एक तो हम डेनियल सेल लेते हैं, डेनियल सेल लेते हैं, और दूसरा कैडमियम सेल।
रेनियल सेल और कैडमियम सेल काम में लेते हैं। मैंने लिखाया था जो उसमें का दोनों सेल वेरी इंपॉर्टेंट है। इनका विद्युत वाहक बल क्या होता है, ज्ञात होता है, नॉन होता है, इसलिए इसकी सहायता से विभव प्रवणता ज्ञात कर सकते हैं। ओके, विभव मापी की सुग्राह्यता कैसे बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि हम जानते हैं विभव मापी की सुग्राह्यता, विभव मापी की सुग्राह्यता है वो विभव प्रवणता की विपरीत होती है। किसकी? विभव प्रवणता की विपरीत है, ध्यान रखना। विभव मापी की सुग्राह्यता विभव प्रवणता की विपरीत होती है। और सुग्राह्यता का मतलब है कि विभव मापी द्वारा छोटे से छोटा विभवांतर भी शुद्धता के साथ मापा जा सके। छोटे से छोटा विभवांतर भी बड़ी शुद्धता के साथ पड़ता हो, इसका मतलब विभव मापी अधिक सुग्राह्य है। और इसकी सुग्राह्यता बढ़ानी है तो विभव प्रवणता को घटाना पड़ेगा, विभव प्रवणता को कम करना पड़ेगा। और विभव प्रवणता को कम करना पड़ेगा तो इसके लिए क्या जरूरी है कि विभव प्रवणता बराबर होता है ईपी अपॉन एल या आई आर अपॉन एल। तो एल जितना अधिक रखेंगे अक्स का मान उतना ही कम होगा। एल जितना अधिक रखेंगे, एल जितना अधिक रखेंगे अक्स का मान उतना ही कम होगा। अक्स का मान उतना ही कम होगा तो विभव प्रवणता उतनी ही बढ़ेगी। तो सुग्राह्यता उतनी ही बढ़ेगी। तो सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए विभव प्रवणता को घटाना पड़ेगा, और विभव प्रवणता को घटाना है तो हमें तार की लंबाई बढ़ानी पड़ेगी। इसलिए विभव मापी का जो तार हो 10 मीटर लंबा वायर होता है, ताकि विभव प्रवणता उसकी कम हो सके। विभव प्रवणता कम होगी तो उसकी सुग्राह्यता बढ़ सके। दूसरा तरीका है कि इस प्राथमिक परिपथ में जो धारा है आई, उसके मान को कम कर दिया जाए। इस धारा के मान को कम कर दिया जाए, लेकिन अगर धारा के मान को एक निश्चित सीमा से कम कर देंगे तो हमें पाठ्यांक नहीं पढ़ पाएगा, पाठ्यांक नहीं बता पाएगा। तो हम धारा के मान को कम करने की बजाय इसकी लंबाई को अधिक रखते हैं ताकि इसकी सुग्राह्यता बढ़ जाए। ओके, तो ये चीज एक न्यूमेरिकल दे रखा है 11 का, वेरी शॉर्ट में है 11। इसमें दिया हुआ है कि एक विभवापी की तार की लंबाई 10 मीटर है। हाँ, लंबाई 10 मीटर है, एल बराबर 10 मीटर है। 1.1 वोल्ट विद्युत वाहक बल के मानक सेल ईएस दिया हुआ है 1.1 वोल्ट। ईएस बराबर 1.1 वोल्ट के मानक सेल तार की 8.8 लंबाई पर संतुलित होता है। यानी इसके लिए एल नॉट बराबर है 8.8 वोल्ट, इस पर संतुलित होता है। ये है, यहां से आते डिस्टेंस 8.8 मीटर, वोल्ट नहीं मीटर होगा। इस विभवापी से अधिकतम विभवांतर कितना मापा जा सकता है? इस विभवापी से अधिकतम विभवांतर कितना मापा जा सकता है? तो सबसे पहले इसकी विभव प्रवणता, अधिकतम कितना विभवांतर इससे माप सकते हैं ये हमें पता लगाना है। कि लंबाई 10 मीटर है, मानक सेल का विभवांतर 1.1 वोल्ट है। इस सेल के लिए एल नॉट हमें प्राप्त हो रहा है 8.8। तो सबसे पहले अक्ष निकालो विभव प्रवणता, और अक्ष बराबर क्या होगा ई एस अपॉन एल नॉट, एस बराबर एल नॉट। अब विभव ये इतना प्राप्त होगा तो अधिकतम विभवांतर, इसकी अधिकतम लंबाई कितनी है एल, तो अधिकतम विभवांतर वी बराबर क्या आएगा अक्ष इंटू एल। तो देखिए वी बराबर अक्ष एस अपॉन एल नॉट इंटू एल। तो देखिए एस कितना है 1.1, एल नॉट कितना है 8.8 इंटू एल कितना है 10, कितना है 10 आ गया। इसको हटाएंगे तो एक जीरो और आ जाएगा, तो ये आ जाएगा अपॉन 8 अपॉन 100, तो कितना आएगा 2. अधिकतम कितना नापा जा सकता है? ओके 2 नहीं आएगा, इसको करेंगे तो 8 आ गया, तो 25 और 4 to 4। इसको सॉल्व करेंगे 100 अपॉन 8 अलग भाग आता है 1.25 वोल्ट, 1.25 वोल्ट। तो यहां से इसकी वैल्यू है कि 1.25 वोल्ट अधिकतम विभवांतर नाप सकता है, क्योंकि यहां से आप विभव प्रवणता याद करेंगे। अधिकतम लंबाई एल है तो अधिकतम विभवांतर अक्ष इंटू एल के बराबर होगा। ओके, तो ये चीज इसमें क्लियर हुई, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है
विभवापी में तांबे के तार का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्यों? अब देखिए विभवापी में हम जो तार, विभवापी जो तार बना होता है, विभवापी जो तार बना होता है वो मिश्र धातु का होता है। किसका होता है? मिश्र धातु। और मिश्र धातु में भी कौन सा होता है? मैंगनीन, यूरेका और कांस्टेंटन, इसका बना होता है। इनका बना क्यों होता है? क्योंकि इनका प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फ होता है, क्योंकि इनका जो प्रतिरोध ताप गुणांक है, विभवापी जो तार है वो मिश्र धातु का बना होता है। मिश्र धातु में कौन सा बना होता है? ये इसका क्यों बनाता है? क्योंकि इनका प्रतिरोध ताप गुणांक जो अल्फा है वो अधिक होता है। प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा अधिक होता है, जिसके कारण इनका जो प्रतिरोध है कम हो जाता है। प्रतिरोध ताप के साथ प्रतिरोध में परिवर्तन बहुत कम होता है, क्योंकि करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होगा तो करंट के कारण से ताप गर्म हो जाएगा। गर्म हो जाएगा तो जो धातु होता है उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। हमें पता है कि धातु का प्रतिरोध है वो टेम्परेचर के साथ बढ़ता है। लेकिन ये मिश्र धातु ऐसे हैं जिनका प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा अधिक होने के कारण से इनका प्रतिरोध पर प्रभाव, ताप के साथ प्रतिरोध पर प्रभाव नगण्य पड़ता है, जबकि धातु का ज्यादा होता है। अगर तांबे का लेंगे तो तांबे का प्रतिरोध अधिक हो जाने के कारण से, तांबे का प्रतिरोध अधिक हो जाने के कारण से इसके प्रतिरोध को प्रभावित करेगा। प्रतिरोध को प्रभावित करेगा तो हम एक्यूरेट मान नहीं ज्ञात कर पाएंगे। तो क्या हुआ कि विभवापी तार है वो किसका बना होता है? मिश्र धातु का बना होता है। क्यों? क्योंकि मैंगनीन, यूरेका और कांस्टेंटन है, इनका प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा अधिक नहीं कम होता है। बोल दिया मैंने, प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा इनका कम होता है। प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा इनका कम होगा, जिसके कारण इनके प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव नगण्य होता है। ताप का प्रभाव नगण्य होता है, जबकि तांबे का होने पर इसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तांबे का होगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि अगर ये एपी जो तार है 10 मीटर लंबा वायर है, अगर ये तांबे का हम ले लेंगे तो तांबे का लेने के कारण जैसे इसके अंदर करंट फ्लो होगी इसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं प्रतिरोध टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। धातुओं के लिए टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तार गर्म होगा वैसे वैसे प्रतिरोध बढ़ जाएगा। लेकिन इनका बना होता है तो इनका चूंकि प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा कम होने के कारण से प्रतिरोध पर प्रभाव बहुत ही कम पड़ेगा, इसलिए इनका ऐसा नहीं लगाते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन और है, इसको हम और कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13। देखिए इसमें दिया हुआ है कि एक विभवापी के तार की विभव प्रवणता दी हुई है। विभव प्रवणता x = दी हुई 0.3 वोल्ट पर मीटर। 0.3 वोल्ट पर मीटर। एक एमीटर के अनुशोधन प्रयोग में 1 ओम प्रतिरोध के, वो तो 1 ओम होगा, 1 ओम प्रतिरोध के मध्य विभांतर 1.5 मीटर तार की लंबाई पर संतुलित होता है। यानी जो L1 है वो 1.5 मीटर तार पर संतुलित होता है। यदि परिपथ में प्रयुक्त एमीटर का पाठ्यांक, एमीटर जो पाठ्यांक पढ़ रहा है I, एमीटर जो पाठ्यांक पढ़ रहा है I, वो 0.28 एम्पियर, ठीक है, 0.2 एम्पियर। तो एमीटर के पाठ्यांक में त्रुटि याद करनी है, यानी डेल I आपको, इसके अंदर आपको क्या करना है? डेल I आपको याद करना है। ये चीज आपको यहां से समझ में आनी चाहिए। अब देखिए, तो x हमारे पास आ गया, विभव प्रवणता आ गई, और हम जानते हैं विभवमापी द्वारा 1 ओम के सिरों पर मापा गया
विभवांतर मापा गया विभवांतर कितना होगा, विमापी है वो a कोण के सिरों पर जो विभवांतर नापेगा उसको हम कहेंगे v डैश बराबर आएगा i डैश इंटू अक्ष इंटू L1 अक्ष इंटू L1। तो हमें दिया हुआ है अक्ष की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.3 इंटू L1 की वैल्यू कितनी दी हुई है 1.5 तो आएगा 0.45 वोल्ट। ये हमारे पास आ गया वोल्ट या आई, इसको हम आई डैश तो इसमें एम्पियर में आएगा, ये हमारे पास आ गया। दूसरा आई की वैल्यू 0.28 एम्पियर, तो एमीटर में त्रुटि कितनी आई, एमीटर में त्रुटि कितनी आई डेल आई बराबर क्या आएगा आई माइनस आई डैश। तो आई कितना आ गया 0.28 माइनस 0.45, दिस इज द आंसर। तो ये इसका आंसर होगा माइनस का 0.17 एम्पियर। ठीक, तो ये सीधा सा सिंपल सा था, क्योंकि इसमें अक्ष आपको दिया हुआ है, अक्ष नहीं दिया होता तो हमें मानक शेल यहाँ पर दिया होता, मानक शेल का विद्युत भाग बल दिया होता और उसके लिए संतुलन लंबाई दी होती तो फिर हम निकालते, लेकिन अक्ष हमें दिया हुआ है तो डायरेक्ट v डैश यानी i डैश अक्ष इंटू L1 आएगा। ये निकल गया, i डैश की वैल्यू गिवन है तो यहाँ से इसके अंदर हमें त्रुटि प्राप्त हो गई। ओके, तो आज के लिए इतना ही। हमने न्यूमेरिकल एंड वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देखे हैं। नेक्स्ट जो वीडियो है इसके अंदर हम ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उनको हम सोल्व करेंगे एंड और कुछ जो नई चीजें उसको भी हम देखने का प्रयास करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।